Class 12th Political Science, Chapter 3, New Centers of Power. In this video, we will understand the topic European Union. European Union. First, we need to understand the location. आप यहाँ पर 27 नेशंस की लिस्ट देख सकते हैं. आप लोग बेटा जब NCERT बुक से चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नेशंस नहीं बताए गए हैं, पर हम दो नेशंस के बारे में बार बार बात करते हैं जो कि EU के मेंबर हैं, और उनमें से एक नेशन ने जनवरी 2020 के अंदर उसके मेंबरशिप छोड़ दी है विलिंगली. हम नेशंस की बात कर रहे हैं फ्रांस और ब्रिटेन के रिगार्डिंग. फ्रांस अभी भी EU का मेंबर है और ब्रिटेन ने मेंबरशिप को ड्रॉप कर दिया है कि मैं अब आगे किसी भी तरीके से किसी भी एग्रीमेंट के अंडर यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं हूँ. तो एट प्रेजेंट 27 मेंबर नेशंस का ये ग्रुप है. यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट है. फ्रांस का नाम आप याद रखेंगे प्लीज़. नेक्स्ट स्लाइड पर चलने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको याद दिला रही हूँ. ऑल्दो हमने ये प्रीवियस कोल्ड वॉर वाले टॉपिक में है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में हमने टॉपिक डिटेल में किए हैं, बट जस्ट फॉर द रिमाइंडर. यूरोप के बारे में हम लोगों ने कई बार बात की है. हमने ये भी देखा था कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे यूरोप वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में डिवाइड हुआ. वेस्टर्न यूरोप जो था वो USA के डोमिनेंस में रहा. ईस्टर्न यूरोप जो था वो USSR के डोमिनेंस में आया. हमने कुछ मिलिट्री अलाइंसेस की बात की थी. हमने ये देखा था कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया ताकि US से वेस्टर्न यूरोप के नेशंस के ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर सके, उनकी यूनिफॉर्मिटी या यूनिटी के बारे में काम कर सके. सेम इसी के अपोजिट वार्सा पैक्ट तैयार किया गया यहाँ पर, जिसके हेल्प से USSR ईस्टर्न यूरोप के नेशंस को अच्छे से कंट्रोल कर सके. जब बेटा आपका 1945 से लेके 1991 के अंदर आपका कोल्ड वॉर चल रहा था, इस दौरान 1945 के बाद वेस्टर्न यूरोप को डेवलप करने के लिए USA ने बहुत सारे हेल्प की है, कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट्स देने स्टार्ट किए. आपको याद होगा जब हम लोग लास्ट में 1991 के अंदर जब डिसइंटीग्रेशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो मैंने आपको तब भी कहा था कि USSR के डिसइंटीग्रेशन के पीछे एक रीज़न ये भी है कि वेस्टर्न यूरोप और USA के जो मेंबर नेशंस हैं उनका इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप होना USSR के ईस्टर्न यूरोप के नेशन से. तो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न. वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर एट द एंड ऑफ द सेकेंड चैप्टर. हम थर्ड चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है हम एक बार वो देख रहे हैं. USA ने वेस्टर्न यूरोप को फाइनेंशियली फैसिलिटीज़ या फाइनेंशियली प्रॉफिट दिलाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प किया, और वो सारी की सारी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में की गई. इसके पीछे आप रीज़न कुछ भी बता सकते हैं कि शायद कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अमेरिका ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था बार बार कि जो डेवलपमेंट ईस्टर्न यूरोप के नेशंस को USSR नहीं दे सकता, वो डेवलपमेंट वेस्टर्न यूरोप के नेशंस को USA दे सकता है विद द हेल्प ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी. तो मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया गया. मार्शल प्लान के अंडर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया गया है, जैसे कि OEEC काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई गई, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की इस्टेब्लिशमेंट की गई है, यूरोपियन पार्लियामेंट को फॉर्म करने की प्लानिंग की गई. ये सभी की सभी चीज़ें सक्सेसफुल रही हैं. हम इसके बारे में डिटेल में अभी स्लाइड में देखते हैं. आपका जो स्लाइड है फर्स्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच वॉज 1945 वॉज एडेड बाय कोल्ड वॉर. यानी कि यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर के थ्रू या कोल्ड वॉर के जो सुपर पावर्स हैं उनके थ्रू फाइनेंशियली एड्स प्रोवाइड किए गए हैं,
जिसमें ईस्टर्न यूरोप को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया गया बाय द यूएसएसआर और वेस्टर्न यूरोप को सपोर्ट किया गया बाय द यूएसए। आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है विच मीन्स टू से कि आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को एक बार दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, यूएसए एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प for reviving the Western Europe's economy under the Marshall Plan। हम लोगों ने अभी नोट्स में देखा कि किस तरीके से यूएसए प्रूव करना चाह रहा है कि यूएसएसआर से ज़्यादा बेनिफिट्स वो वेस्टर्न यूरोप के नेशंस को देगा और उनको बहुत लार्ज अमाउंट में फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की गई, जिसके लिए उसने मार्शल प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। The USA also created a new collective security structure under NATO, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया। NATO का नाम आपको पता होना चाहिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कई बार पढ़ा है। और NATO क्या है? NATO एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है यूएसए के लिए, ताकि उसके अंदर जितने भी नेशंस हैं वेस्टर्न यूरोप से, वो कभी भी यूएसए को छोड़कर यूएसएसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो जाए। हम बेटा पहले मार्शल प्लान को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्शल प्लान है क्या। मार्शल प्लान जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि वो यूएसए के थ्रू एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है ताकि वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके, डेवलप कर सके, सुधार कर सके। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्शल प्लान के अंडर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बेटा आप इन्हें चीज़ बार बार नोटिस करेंगे कि शुरुआत में इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सपोर्ट ज़्यादा दिया गया। किसके थ्रू? यूएसए के थ्रू। किसको? वेस्टर्न यूरोप के नेशंस के थ्रू। जब आप बुक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर यूरोपियन नेशंस या यूरोपियन स्टेट्स वर्ड यूज़ किया गया है, पर जब तक कोल्ड वॉर ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक जिस भी यूरोपियन एरिया की बात की जा रही है वो बात की जा रही है वेस्टर्न यूरोप की, क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प की बात की जाएगी वो बात की जा रही है वो फाइनेंशियल हेल्प जो कि यूएसए ने यूरोप को दी। और यूएसए ने पूरे यूरोप को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड नहीं की थी, यूएसए ने सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न यूरोप को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की थी, क्योंकि उसके अंडर वही आता था। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OEEC was established in 1948। बेटा मैं आपको बार बार कहा है कि आपको फुल फॉर्म्स लर्न करनी है, एग्जाम में कई बार आती हैं। तो OEEC क्या है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार आता है। एंड इट वाज OEEC के अंडर वेस्टर्न यूरोप के नेशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। It became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues। तो OEEC का डेवलपमेंट क्यों किया गया है? ताकि वेस्टर्न यूरोप के नेशंस आपस में कोऑपरेट करें ट्रेड के लिए और इकोनॉमिकल लेवल पर जितने भी इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व किए जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि यूरोपियन नेशंस ने, पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोप के नेशंस ने काउंसिल ऑफ यूरोप तैयार किया गया, जिसकी हेल्प से नेशंस आपस में इकोनॉमिक लेवल पर तो ट्रेड या ट्रैवल कर ही रहे हैं, साथ साथ पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी डेवलप किया जा सके। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए OECC काम करता रहा और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप तैयार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक integration of the Western Europe capitalist countries proceeded step by step। आपको ये चीज़ अच्छे से याद आएगी कि शॉक थेरेपी में जब हम पढ़ते हैं तो कैपिटलाइजेशन को अप्लाई करने के लिए स्टेप मतलब शॉक थेरेपी के इम्प्लीमेंट करने के टाइम पीरियड पे जो पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स को स्टैब्लिश किया गया था वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चला, इसलिए शॉक थेरेपी फेल हो गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब वेस्टर्न यूरोप के अंदर अमेरिका ने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी स्टार्ट की तो उसने पूरे के पूरे कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए यूरोप को पूरा जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप चला, ताकि वहाँ पर किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, जिस चीज़ का ध्यान शॉक थेरेपी के टाइम पीरियड पे नहीं रखा गया। फॉर्मेशन
क्या फॉर्म किया गया है? सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी तैयार की गई 1957 में, ताकि पूरा का पूरा रेगुलेशन देखे और ये चीज़ चेक करे कि कोई भी प्रॉब्लम इकोनॉमिकल लेवल पर वेस्टर्न यूरोप के नेशंस को ना आए। और पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए 1952 के अंडर एक यूरोपियन पार्लियामेंट बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। दे डू हैव अ पार्लियामेंट, अभी तक भी वो पार्लियामेंट काम कर रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप टू स्टैब्लिश द यूरोपियन यूनियन इन 1992। आपको बच्चे ये चीज़ याद है कि किस तरह से यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, आप इसको ज़रा एक बार इस तरीके से देखिएगा प्लीज़। हम बहुत ब्रीफ में ये टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे कि आगे ये टॉपिक हमारे पास आएगा। हम लोगों ने क्या देखा अब तक कि 1991 से पहले जो आपका यूरोप है वो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के अंदर डिवाइडेड है। 1991 के बाद आपको याद होगा बर्लिन एक वॉल थी जर्मनी के अंदर, जिसे डिमोलिश कर दिया गया था, दीवार को तोड़ दिया गया था, ताकि जो डिफरेंस है वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप के बीच में इसे ख़त्म किया जा सके। ठीक है, और हमने 1991 के बाद कुछ स्टेप्स देखे जिससे हमें ये प्रूफ होता है कि यूरोप का कोई भी नेशन नहीं चाहता कि उसे यूएसएसआर या फिर जो उसका फॉर्मर या फिर बाद में जो पावर सारी की सारी रशिया को मिली उसके कंट्रोल में रहे, या फिर कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूएसए जैसे कि पहले वेस्टर्न यूरोप को डोमिनेट करता था वैसे ही बाद में पूरे के पूरे यूरोप को डोमिनेट करना स्टार्ट करे। तो यूरोप के नेशंस वो नहीं चाहते। उन्होंने क्या किया, आपस में मिलके एक कोलैबोरेशन के साथ ईयू यूरोपियन यूनियन को फॉर्म करने की या इस्टेब्लिश करने के बारे में प्लानिंग करनी स्टार्ट की। और इस पूरी की पूरी प्लानिंग में वेस्टर्न जो यूरोप है वो तो पहले से ही काम करना शुरू कर चुका है, ऑल्दो कहीं ना कहीं हेल्प उसे अमेरिका से मिली है, बट बाद में उसने उन सभी फाइनेंशियल हेल्प या पॉलिटिकल हेल्प को अपने बेनिफिट के लिए, सोली अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया। और वेस्टर्न यूरोप ने धीरे धीरे करके ईस्टर्न यूरोप के नेशंस को अपने साथ मर्ज करने की या ऐड करने की कोशिश की। हम लोग जब बुक में देखते हैं तो यहाँ पर मैप में दिखाते हैं ओल्डर यूरोपियन नेशंस और जो न्यू मेंबर्स हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो न्यू मेंबर्स कहाँ से आए हैं, आपके यूएसएसआर के रीजन ख़त्म होने के बाद, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो आपके ईस्टर्न यूरोप वाले नेशंस थे वो धीरे धीरे करके वेस्टर्न यूरोप के साथ मर्ज होने शुरू हुए। पर आप याद रखेंगे सारे के सारे मर्ज नहीं हुए, कुछ जिनको लगा कि यहाँ से उनको हेल्प मिल सकती है सिर्फ उन नेशंस ने। तो हम लोग पॉइंट नंबर 3 देख रहे हैं, द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक। कोलैप्स कब हुआ है, 1991 में हुआ है। ठीक है, पुट यूरोप टू स्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 1992। लगभग 1 साल बाद काम हुआ। यहाँ पर बेटा एक मैस्ट्रिच वर्ड आएगा, मैस्ट्रिच टीटी। एग्जाम में कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑल्दो जैसे कि आपको याद भी है कि 20 मार्क्स के 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे 20, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे यूज टू आस्क। तो मैस्ट्रिच टीटी के बारे में वो क्वेश्चन पूछेंगे। अब तक आपने जितनी भी ट्रीटीज़ पढ़ी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, जैसे कि आपने बैंगडुंग के बारे में पढ़ा है, नाम के स्टैब्लिशमेंट के लिए आपने पढ़ा, तो आप उन ट्रीटीज़ को याद रखिए कि कौन सा ट्रीटी कौन से ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने से रिलेटेड है, क्योंकि वो उसी के रिलेशन में आपसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क में, 4 मार्क में, या कई बार क्वेश्चन को कंफ्यूज या मॉडिफाई करने के लिए वो 6 मार्क क्वेश्चन में भी ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो 1992 फरवरी के अंदर ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच साइन किया गया, किसके स्टैब्लिशमेंट के लिए, ईयू के स्टैब्लिशमेंट के लिए। नेक्स्ट, मैस्ट्रिच ट्रीटी के बाद ही फाउंडेशन वॉज दस लेड टू अ कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि किस किस चीज़ के लिए काम किया गया मैस्ट्रिच ट्रीटी के साइन करने के बाद, कि जो भी नेशन ईयू की इस ट्रीटी को साइन करेगा वो सभी नेशंस आपस में मिलकर कॉमन और फॉरेन
पॉलिसीज़ या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर काम करेंगे आपस में मिलकर। कोऑपरेशन ऑन जस्टिस पर काम किया गया। होम अफेयर्स यानी कि सभी यूरोप के नेशंस जो कि ईयू के मेंबर हैं उनके इंटरनल डिसीजंस के लिए भी सभी नेशंस आपस में मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं। और इकोनॉमी वाज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव, या फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव, इसलिए इकोनॉमी को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया, सभी के सभी मेंबर नेशन के अंदर एक ही करेंसी को चलाने की कोशिश की ताकि आसानी से ट्रेड किया जा सके और कोई भी करेंसी चेंज जैसा कोई प्रॉब्लम उनके सामने ना आए। तो यूरो को सिंगल करेंसी की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया। 5th पॉइंट हमें कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में 4 मार्क में भी क्वेश्चन आता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि यूरोप इकोनॉमिक यूनियन के साथ साथ पॉलिटिकल यूनियन बनने की भी कोशिश कर रहा है। 5th पॉइंट आपको कह रहा है, द यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन, यानी कि शुरुआत में इट वॉज एन इकोनॉमिक यूनियन, टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन, बट स्टेप बाय स्टेप या एट प्रेजेंट टाइम पीरियड में धीरे धीरे करके वो एक पॉलिटिकल यूनियन की तरह भी स्टैब्लिश हो रहा है, जिसका हमारे पास प्रूफ क्या है। अगर वो सिर्फ इकोनॉमिकल यूनियन होता तो वो सिर्फ ट्रैवल पे, ट्रेड पर, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम करता, बट वो कोशिश करता है कि उसकी खुद की एक पार्लियामेंट हो जो कि उनके पास है। वो कोशिश करते हैं कि सभी नेशंस कॉमन फॉरेन पॉलिसीज़ यूज़ करें। ज़्यादातर नेशंस कॉमन फॉरेन पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं, बट कुछ नेशंस ऐसे हैं जो कि खुद के डिसीजंस लेने के लिए भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ खुद भी बनाते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि यूरोपियन यूनियन के नेशंस ने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश की, बट कई सालों से वो कोशिश कर रहे हैं सिंस 1992, बट वो हमेशा फेलियर है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अगर मैं ब्रीफ आपको बताना चाहूँ तो आप इसको इस तरीके से समझिए, हम फॉरेन एग्जाम या फॉरेन पॉलिसीज़ को एक एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे आप इसे इस तरीके से देखिए कि हम लोग अब ये देख चुके हैं कि ईयू का स्टैब्लिशमेंट या यूरोपियन यूनियन की स्टैब्लिशमेंट के लिए काम हो चुका था और यूरोपियन यूनियन बनाई जा चुकी है। और ईयू के अंदर ऑलमोस्ट शुरुआत में 28 नेशंस के करीब रहे, अब 27 है। तो ये सभी नेशंस क्या कर रहे हैं कि हम आपस में मिलके कोऑपरेट करेंगे, पर मैं कोई भी एक नेशन, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई हैं तो हम ब्रिटेन को एज एन एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में भी याद रहे। ब्रिटेन कहता है कि मैं ईयू के मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी पर साइन करूँगा, मैं यूरो को अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए यूज़ भी कर लूँगा, पर मैं अपनी सारी की सारी पॉलिटिकल पावर्स ईयू को सरेंडर नहीं करूँगा। विच मीन्स टू से वो इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए तो तैयार है, पर वो पॉलिटिकल तो तरीके से अपने आप को अब अलाउ करने के लिए ईयू को या सारे पॉलिटिकल डिसीजंस लेने के लिए अलाउ करने को तैयार नहीं है। वो ये कहता है कि मैं अपने खुद का जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है मैं उसको फॉलो करूँगा, मैं ईयू के थ्रू बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करूँगा। तो ये डिस्पैरिटीज सिर्फ एक नेशन से नहीं है, स्कॉटलैंड है, कुछ इश्यूज़ के अंदर बाकी नेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हमें ये प्रूफ होता है कि पॉलिटिकल यूनियन बनाने की कोशिश की गई है, कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हुई है, पर यूरोपियन नेशंस आपस में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं, जिसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसे आगे हम और पढ़ेंगे क्योंकि ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो दिस 5th पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, CBSE यूज टू आस्क, इन्वर्टेड कॉमास में एक्सप्लेन द स्टेटमेंट करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 6th पॉइंट हमें कह रहा है दैट कि EU हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। ये आपने बेटा क्लास 11th में फेडरलिज्म टॉपिक पढ़ा है, क्लास 10th में आपने फेडरलिज्म टॉपिक पढ़ा है। मैं एक बार इसको उससे रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम लोग जब बेटा फेडरलिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो फेडरलिज्म में हम आपको 2 तरीके के फेडरलाइजेशन या 2 तरीके के फेडरल नेशंस के बारे में पढ़ाते हैं। जैसे कि जब हम इंडिया की एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप होल्डिंग टुगेदर के नाम से जानते हैं। होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि एक लार्ज एरिया है, जिस लार्ज एरिया को छोटे छोटे रीजन्स में या फिर स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये डिवीज़न पूरा
नेशन का डिवीजन नहीं है, वो ये सिर्फ क्या है कि एक बड़े यूनियन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ताकि आप अच्छे से पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आप आसानी से काम कर सकें, अच्छे से रूल करने के लिए। ये आपका होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल हो गया। हम लोग जब कलेक्टिव की बात करते हैं, यूएसए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट नेशंस अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपस में मिलके एक बड़ा यूनियन फॉर्म करते हैं, ताकि एक दूसरे को सेफ्टी दे, ताकि एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके और दूसरे की इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हेल्प कर सके। बट इसका बेसिक जो रीज़न वो क्या है, सिक्योरिटी। जैसे कि यूएसए फॉर्म हुआ, छोटे छोटे 12 नेशंस इंडिपेंडेंट रहे, उनको लग रहा था कि वो कोई दूसरा नेशन आके फिर से उनके ऊपर अटैक कर देगा, तो वो छोटे छोटे नेशंस आपस में यूनिटी बनाई और एक कोलैबोरेशन फॉर्म किया गया और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्टैब्लिश किया गया। तो इस कलेक्टिव वाले फॉर्म के अंदर हमारे पास ईयू भी अपने आप को क्या कर रहा है, ईयू ऑल्दो है क्या, ईयू एक इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है और कोशिश करता है कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी काम कर सके अपने मेंबर नेशंस के लिए। और हम पॉइंट नंबर 6 में आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईयू हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। ये नेशन स्टेट वर्ड आप याद रखेंगे कि बहुत सारे नेशंस को मिलाकर बनाया गया एक इंस्टीट्यूशन या फिर बहुत सारे इंडिपेंडेंट नेशंस को मिलाकर बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए बेटा एक और टर्म हम बाद में पढ़ेंगे, सुप्रा नेशन। नेशन जैसे कि इंडिया है या बाकी पाकिस्तान है, श्रीलंका, ये सब नेशंस हो गए। सुप्रा नेशन का मतलब क्या है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट नेशंस को मिलाकर एक सुपर नेशंस या एक सुप्रा नेशन जैसी टर्म को इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि सभी मेंबर नेशंस, जितने भी मेंबर नेशंस हैं यहाँ पर, वो सभी नेशंस इकट्ठे होकर सारे के सारे डिसीजंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर या कोई कल्चरल लेवल पर कोई डिसीजन, यानी कि A to Z सभी के सभी डिसीजंस एक साथ मिलकर लें। कोशिश की गई है ईयू के थ्रू कि वो एक सुप्रा नेशन की तरह, फिर नेशन स्टेट की तरह काम करे। उसने एक्ट करना स्टार्ट किया, कितना सक्सेसफुल हुआ है कितना नहीं ये एक अलग बात है, पर हम लोग ये देखते हैं कि हाँ, ईयू ने अपने आप को एक सुप्रा नेशन की तरह या फिर नेशन स्टेट की तरह काम करना शुरू करवाया अपने नेशंस के थ्रू या मेंबर नेशंस के थ्रू। 7th पॉइंट जो है वो हमें कुछ बेसिक चीज़ें बताता है और वो ये कहता है कि जिस तरीके से एक नेशन का एक इंडिपेंडेंस डे होता है, एक नेशन का अपना खुद का एक नेशनल एंथम होता है, सॉन्ग होता है, जैसे कि इंडिया का भी है, तो ईयू ने भी कॉमन या कलेक्टिव फॉर्म में भी अपना खुद का द अटेम्प्ट्स टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईयू हैव फेल्ड। जैसे कि हमने कई बार कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश नहीं हो पाया है, बट इट हैड इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडेशन डेट बुक में नहीं लिखी है, सीबीएसई ने पूछा नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए कि 1993 1 नवंबर वॉज द फाउंडेशन डेट ऑफ ईयू। उसका खुद का करेंसी है जिसको हम यूरो की तरह देखते हैं। उनके पास एक लंबी लिस्ट है जिसके बेसिस पर वो अपने कॉमन फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर काम करते हैं, जिससे कि वो दूसरे नेशंस के साथ इकोनॉमिक लेवल पर ट्रेड या ट्रैवल कर सके या पॉलिसीज़ या एग्रीमेंट्स को साइन कर सके। तो ये सब अटेम्प्ट्स उसने किए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ज़्यादा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो ये सारे पॉइंट्स या ये सब बातें एज 1 पॉइंट आप इस 5th पॉइंट जब आपके सामने क्वेश्चन की तरह आएगा तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को याद है कि किस तरीके से हमारे पास पैराग्राफ बेस्ड या फिर कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक कार्टून हमारे पास है, सैम्पल पेपर में कई बार आया है, बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया, पर हाँ पैराग्राफ में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि ईयू का जो फ्लैग है वो क्या रिप्रेजेंटेशन देता है। जैसे कि हर एक नेशन, जैसे हमारा ट्राई कलर है तो हर एक कलर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन देता है, अशोक चक्र भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो यहाँ पर 12 स्टार्स
के थ्रू या 12 स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं EU के फ्लैग में। बिगनिंग में 12 मेंबर्स थे, इसलिए अभी तक भी 12 मेंबर्स ही दिखाए जाते हैं। द सर्कल ऑफ द गोल्ड स्टार स्टैंड्स फॉर सॉलिडारिटी। प्लीज़ बेटा वर्ड्स पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है EU के फ्लैग को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको वो वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। ऑफ गोल्ड स्टार्स stands for solidarity and harmony between the people of the Europe, यानी कि यूरोप के अंदर रहने वाले जितने भी नेशंस हैं, रहने वाले जितने भी लोग हैं उसके नेशंस में, वो आपस में सॉलिडारिटी और हार्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कि उस गोल्ड स्टार्स के थ्रू दिखाया गया है। इट हैज़ 12 स्टार्स एज अ नंबर ऑफ 12 इन द ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन एंड कंप्लीटनेस एंड दी यूनिटी। तो आपको इसे एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि CBSE कई बार इसे पैराग्राफ या कार्टून फॉर्म में पूछती है। फाउंडेशन डेट ऑफ EU, हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में देखा है। नीदरलैंड विच वॉज लाइक वन ऑफ द मेंबर नेशन, वहाँ पर एक सिटी है मैस्ट्रीच, तो मैस्ट्रीच ट्रीटी के अंडर ही EU का स्टैब्लिशमेंट किया गया, ये हम लोगों ने देखा है। तो मैस्ट्रीच ट्रीटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, एग्जाम में कई बार आता है, आपको आंसर में भी कई बार यूज़ करना पड़ता है। यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो के हम बारे में पहले बात कर चुके हैं। द EU और यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राई टू एक्सपेंड एरिया ऑफ कोऑपरेशन वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स स्पेशली फ्रॉम द सोवियत ब्लॉक आफ्टर 1991। तो जो एक कंक्रीट फॉर्मेशन है वो 1992-1993 के ऑलमोस्ट हुआ। 1992 में मैस्ट्रीच ट्रीटी को साइन किया गया, बट उसके पहले कुछ नेशंस विलिंगली सोवियत यूनियन के EU के अंडर एंटर होने को तैयार हो गए, कुछ नेशंस को बाद में एंटर किया गया, ठीक है। और उनको ये था कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी नेशंस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर एंटर होने की विल या एक इच्छा जताएं। 9th point, the process has not proved easy for people in many countries are not very enthusiastic in giving the EU powers that were exercised by the government of their country। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया कि ब्रिटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए EU को अपनी पावर देने को तैयार है, पर पॉलिटिकल फॉर्मेशन बनाने के लिए नहीं, क्योंकि उसको ये लगता है या फिर उसके पॉपुलेशन को ये लगता है कि हमारे गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है उसके डिसीजन से ज़्यादा वैल्यू EU की गवर्नमेंट की हो जाएगी और हमारी गवर्नमेंट हमारे बेनिफिट के लिए डिसीजंस नहीं ले पाएगी। और इससे ये प्रूफ होता है कि सभी नेशंस के जो लोग हैं, EU के जो मेंबर्स हैं, वो नहीं चाहते कि EU पॉलिटिकल डिसीजंस भी ले उसके लोगों के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल डिसीजंस देने के लिए ज़्यादा तैयार हैं। There are also reservations about including some new members within the EU। Reservations का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है कि कुछ एग्रीमेंट साइन करने को तैयार थे कि भाई आपको यूरो को फॉलो करना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ जस्टिस के रिगार्डिंग कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें एग्री करते हैं तो आप EU के मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट, the EU has economic, political and diplomatic and military influence too। तो EU इकोनॉमिक लेवल पर भी काम करता है, पॉलिटिकल लेवल पर भी काम करता है, डिप्लोमेटिक तरीके से भी काम किया जाता है और मिलिट्रिकल इन्फ्लुएंस भी उसका है। क्योंकि जब हम लोग EU की बात करते हैं तो हम एक सिंगल नेशन की मिलिट्री या सिंगल नेशन का पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट काउंट नहीं करते, हम सभी के सभी नेशंस को मिलाकर उसकी मिलिट्री, मिलाकर उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और मिलाकर ही उसका डिप्लोमेटिक डिसीजंस की जो बात है वो की जाती है। 11th पॉइंट हमें कहता है EU इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी। बेटा यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं, जब हम लोग शुरू से हम बात करते आ रहे हैं कि हम इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे किस तरह से अमेरिका की इकोनॉमी को चैलेंज करने के लिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में EU एक अल्टरनेटिव सेंटर है, एक नया सेंटर ऑफ पावर है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं जिससे हम ये प्रूव कर पाते हैं कि येस इकोनॉमिकल
या पॉलिटिकल लेवल पर या स्पेसिफिकली इकोनॉमिकल लेवल पर EU एक चैलेंज है USA की यूनिपोलैरिटी के लिए, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट फैक्ट या फर्स्ट पॉइंट है 11th पॉइंट, द EU इज़ द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, यानी कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जल्दी ही या बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर ही उसने EU की इकोनॉमी ने USA की इकोनॉमी को टक्कर देना शुरू कर दिया। और जैसे कि EU की इकोनॉमी फर्स्ट है तो सेकंड नंबर पे EU की इकोनॉमी काम कर रही है। और नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पर US का जो डॉलर है वो कहीं ना कहीं यूरो पर फीका पड़ रहा है, और ये कहा जा सकता है कि यूरो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर या फिर यूरोप में पर्टिकुलरली नेशंस को उस तरीके से हेल्प करता है कि वो डॉलर को ज़्यादा इम्पोज ना होने दे, या डॉलर का जो पावर है अपनी मार्केट में या आसपास के नेशंस की मार्केट के अंदर वो थ्रेट की तरह काम ना करे, वो कंट्रोल करके चलता है। 13 पॉइंट हमें ये कहता है दैट कि इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले बेटा अगर हम लोग मैप की तरफ देखते हैं तो EU कोशिश करता है या यूरोपियन यूनियन के नेशंस कोशिश करते हैं कि वो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, जो कि कंपैरेटिवली एशिया और अफ्रीका से दूर है, तो वो कोशिश करता है कि अपने जो नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स है एशिया और अफ्रीका, वहाँ की मार्केट के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर अपना एक इन्फ्लुएंस डेवलप कर सके। ये इन्फ्लुएंस डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं है USA की तरह, बस एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो कि कोशिश करता है कि USA के थ्रेट को कंट्रोल या फिर कम कर सके। 13 point was like this, that its economic powers gives its influence over its closest neighbors as well as in Asia and Africa। तो अपनी इकोनॉमिकल पावर का जो एक इन्फ्लुएंस है वो एक एशिया और अफ्रीका में भी शो करता है। यहाँ पर बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले हमें इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। 14 पॉइंट पे जाने से पहले हम लोगों ने इसके बारे में पहले बात की हुई है, पर डिटेल में मैं आपको आज फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बेटा, इसके ना कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, 6 के अराउंड ऐसे कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। इसका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है इसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इसके टोटल मेंबर नेशंस जो कि 193 हैं, उसमें से कुछ 15 मेंबर नेशंस का ग्रुप है, यानी कि 15 नेशंस वो जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल है, इन्फ्लुएंसिंग है, किसी भी तरीके से आप उसे काउंट कर सकते हैं। फिर शुरुआती दौर में जब UNO इस्टेब्लिश किया गया तो उस टाइम पीरियड से एक एक्टिव प्लेयर्स की तरह काम करते रहे। तो 15 मेंबर नेशंस इसमें से ही, अलग से कोई मेंबर नेशंस नहीं है, इसी में से आते हैं। तो ये 15 मेंबर नेशंस का ग्रुप है जिसको आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है UNSC के अंदर डेवलप्ड नेशंस की, और दूसरी कैटेगरी है अंडर या फिर ये मैंने परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की। सॉरी बेटा, ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखेंगे, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर नेशंस। परमानेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो नेशंस जो कि हमेशा के लिए या हमेशा ही UNO के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स रहेंगे। ये बेटा P5 या 5 परमानेंट मेंबर्स की तरह भी जाने जाते हैं, जिसके अंदर USA, पहले USSR था पर वो पावर अब रशिया के पास ट्रांसफ़र की गई है। चाइना एक परमानेंट मेंबर है, ठीक है। इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 मेंबर नेशंस हैं। ये लर्न करने हैं, ऑल्दो हम इसे चैप्टर नंबर 5 में दोबारा पढ़ेंगे, जो हम लोग UNO के पर्टिकुलरली चैप्टर पढ़ेंगे। बुक में जब आप देखेंगे, क्योंकि बुक्स हमारे पास पुरानी प्रिंटेड ही हैं, न्यू बुक्स नहीं आई हैं मार्केट में, और कब तक आएंगी वी रियली डोंट नो। तो पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 6 में, और जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग इसे पढ़ेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि इसके पास 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें प्लीज़ आप फ्रांस और ब्रिटेन का नाम याद रखेंगे क्योंकि ये EU से रिलेटेड है। और 10 नॉन परमानेंट नेशंस हैं जो कि हर 2 साल बाद चेंज होता है। इंडिया कई बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर नेशन बन चुका है।
अब हम ज़रा एक बार 14 पॉइंट पे चलते हैं। point, it also functions as the important block in the international ऑफ द EU, ब्रिटेन एंड फ्रांस। बेटा प्लीज़ आप यहाँ पे ध्यान, मैंने ब्रिटेन वर्ड लिखा ज़रूर है पर मैंने कट किया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ बच्चों के पास हो सकता है कि पुराने एडिशन का बुक हो, क्योंकि हमारे पास जो पुराने एडिशन की बुक है, लास्ट ईयर तक भी जो हमारे पास बुक्स थी, उसमें यही स्टेटमेंट था कि ब्रिटेन और फ्रांस जो कि 2 परमानेंट मेंबर्स हैं EU के, उनके पास यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का 2 मेंबर नेशंस की तरह काउंट करते हैं। जैसे कि USA के पास 1 सीट है तो EU के पास 2 सीट है, क्योंकि उसके 2 मेंबर्स हैं वहाँ पर हमें याद रखना है कि ब्रिटेन अब EU का मेंबर नहीं है। 2020 जनवरी 31 को उसने अपनी सीट को छोड़ दिया। तो ब्रिटेन पर UNO का मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, पर वो EU का मेंबर नहीं है। तो और उसके कई सारे नेशंस जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स की तरह भी काम करता है, परमानेंट मेंबर्स की तरह उसके पास अभी फ्रांस है। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है। ये कैसे इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। बट आप ये चीज़ याद रखिए कि जिस तरीके से किसी भी नेशन का एक डिसीजन मेकिंग पावर जिस तरीके से पार्लियामेंट के पास रहता है, लेजिस्लेचर के पास रहता है, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होते हैं। और उसका परमानेंट मेंबर होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावर या बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन को बनाता है। 15 पॉइंट, मिलिट्रिकल लेवल पर EU's कंबाइंड आर्म फोर्सेस। कंबाइंड वर्ड आप याद रखेंगे, मैंने पहले भी आपको कहा कि हम किसी एक पर्टिकुलर नेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम EU की बात कर रहे हैं तो हम उसके 27 नेशंस को मिलाकर उसकी इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री की बात कर रहे हैं बार बार। तो EU का जो कंबाइंड आर्म फोर्सेस है आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट USA है, सेकेंड EU है। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर द US। हम लोगों ने पहले पढ़ी है कि USA अपनी मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले नेशंस में से एक है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजिकल लेवल पर भी। और बाकी सोल्जर्स के नंबर्स में या बाकी अगर आप उसके स्ट्रैटेजिकली बात करते हैं तो वो हर जगह से एडवांस्ड है या फिर सुपीरियर में काउंट होता है। तो EU भी कम नहीं है, सेकेंड नंबर पे आता है USA के बाद। 2 European members, Britain and France, also have nuclear arsenal, approximately 550 nuclear warheads। आप ये चीज़ याद रखें कि हम EU के कंबाइन बात करते हैं, जब मिलिट्री की बात करते हैं तो हम न्यूक्लियर वेपन को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। ऑल्दो 550 जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो ब्रिटेन और फ्रांस को मिलाकर कंबाइन थे, या सभी नेशंस के मिलाकर है। तो ब्रिटेन अब इसका मेंबर नहीं है तो इसमें से माइनस होंगे, ठीक है। अराउंड 200 के करीब कुछ हैं फ्रांस के पास। तो इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी काम किया जाता है, जिसमें USA बहुत ज़्यादा सुपीरियर या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस है। ओके, सुप्रा नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा मैंने इसके बारे में आपको पहले भी कहा था, जब हम लोग बात करते हैं कि EU अपने आप को एक नेशन स्टेट की तरह इंट्रोड्यूस करता है, तो एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेटा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट EU इज वर्किंग एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से आप हिंट्स ले सकते हैं अपने आंसर के लिए। द EU इज एबल टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज, यानी कि EU दुनिया के अलग अलग नेशंस में भी और अपने नेशंस के विद इन भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एरियाज के अंदर इंटरफेयर कर सकता है, इतनी पावर वो रखता है। बट इन मेनी एरियाज इट्स मेंबर नेशन हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशंस। पर फिर भी कुछ ना कुछ वीकनेसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में क्या वीकनेस है कि नेशंस ने कुछ पावर EU को सरेंडर किए हैं, पर फिर भी कुछ नेशंस अपने लिए डिसीजंस खुद लेते हैं। जैसे कुछ फॉरेन रिलेशंस में डिसीजंस को खुद लेते हैं। डिफेंस के रिगार्डिंग जो डिसीजंस होते हैं वो EU को लेने नहीं देते, वो खुद अपने आप को लेने के लिए अलाउ करते हैं। दस ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, जो 2007 तक प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर रहे, वॉज अमेरिकाज पार्टनर इन दी
इराक इन्वेशन। अब ये ना यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, क्योंकि आप ईयर एक बार देखिए प्लीज़, 1994 और 1992 में मैस्ट्रिच ट्रीटी के अंदर EU फॉर्मेशन किया जा चुका है। ऑल्दो EU जो था वो अमेरिका के इस ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के अगेंस्ट रहा, या फिर उसने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, बट ब्रिटेन ने EU का साथ ना देते हुए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के प्रेसिडेंट की हेल्प की और इराकी इन्वेशन के अंदर अपनी मिलिट्री भी भेजी और वहाँ पर सपोर्ट भी किया। इट्स प्रूव्स दैट कि कहीं ना कहीं नेशन अपने खुद के फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस पॉलिसीज़ के अंदर साइन खुद करते हैं और EU को ज़्यादा पावर यूज़ करने नहीं देते। Many of EU's newer members made up the US-led coalition of the willing, whereas the Germany and France oppose America's policy। यानी कि कुछ नेशंस डायरेक्टली उसकी पॉलिसीज़ को अपोज किया, पर कुछ नेशंस ने डायरेक्टली ये कहा कि भैया हम EU की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली, तो मुझे अगर किसी पॉलिसी के रिगार्डिंग किसी दूसरे नेशन को फेवर करना है और EU नहीं चाहता उसे फेवर करना, तो मुझे वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेटा यूरोस्पेक्टिज्म बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया आपकी बुक में, बट ये वर्ड हमारे पास आता है और ऑल्दो अभी तक इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है, बट हाँ 6 मार्क के क्वेश्चन के आंसर जब आप करते हैं तो वहाँ पर आपको ये वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि आप के सामने क्वेश्चन होता है क्रिटिकली इवैल्यूएट यूरोपियन यूनियन। तो क्रिटिकली जब आप इवैल्यूएट करते हैं तो आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बताते हैं। तो यूरोस्पेक्टिज्म जो है वहाँ पर आपके नेगेटिव पॉइंट्स लिखने में आपकी हेल्प करता है। यूरोस्पेक्टिज्म को हम EU स्पेक्टिज्म भी कहते हैं, जो कि डायरेक्टली EU के एज अ यूनियन, एज अ ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूरोपियन नेशंस का जो इंटीग्रेशन है उसका कहीं ना कहीं क्रिटिक है। तो क्रिटिक में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ये कहते हैं कि देयर इज ऑल्सो अ डीप सीटेड यूरोस्पेक्टिज्म इन सम पार्ट्स ऑफ द यूरोप अबाउट द EU's इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा। आपको याद होगा कि मैस्ट्रिच ट्रीटी के अंडर EU के नेशंस या फिर जो भी नेशन EU की मेंबरशिप लेता है उसे कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, पर नेशंस स्ट्रिक्टली उस कंडीशंस को फॉलो नहीं करते मेंबरशिप लेने के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास 3 नेशंस के एग्जाम्पल हैं। ब्रिटेन का नाम बार बार आ रहा है, डेनमार्क का नाम अभी आया है, स्वीडन के बारे में हम लोग देखें किस तरीके से ये इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं अपने आप को। तो ब्रिटेन ने अपने आप को मैस्ट्रिच ट्रीटी के अंडर EU का मेंबर भी बनाया, बट जब मार्गरेट थैचर उनके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो उसने UK को या ब्रिटेन को यूरोपियन मार्केट से थोड़ा अलग करके रखने की कोशिश की, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सके और पूरी तरीके से अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए EU के सपोर्ट में आकर काम उसे ना करना पड़े। डेनमार्क और स्वीडन जो हैं वो मैस्ट्रिच ट्रीटी के अंडर यूरो को तो स्टैब्लिश कर रहे हैं, यूरो को एज अ ट्रेड के लिए, ट्रैवल करने के लिए, इकोनॉमिकल ट्रेड के लिए हेल्प ले रहे हैं, पर पूरी तरीके से एक कॉमन करेंसी की तरह एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं अपने आप को कतराते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल्स हैं, इनके अलावा कई नेशंस हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि EU ऑल्दो वन ऑफ दी एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर एक नया चैलेंज है, बट स्टिल इंटरनली वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो दिस इज द लास्ट स्लाइड रिलेटेड टू द EU. In the next slide or in the next video we will study about the ASEAN.